Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास के अंदर हम आपके लिए पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6. तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या बताया गया है, यह किस पर्सनैलिटी के बारे में है. यह चैप्टर आपके 9th क्लास की बुक बिहाई में से लिया गया है. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो सबसे पहले लेते हैं इसके नाम के बारे में लिखा हुआ है कि माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन, यानी कि जो ये पर्सनैलिटी है ये अपने बचपन के बारे में इस चैप्टर में हमें कुछ बताते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए बिफोर यू रीड में आपके सामने यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपके लिए हैं. तो देखते हुए क्या कहते हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव बीन ऑल्सो ए स्टेटमैन. क्या आप किन्हीं ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो कि राजनेता भी रहे हो. पॉइंट नंबर सेकंड, इसके अंदर लिखा है APJ अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology, यानी कि APJ अब्दुल कलाम जिनकी परियोजनाएं जो कि अंतरिक्ष में, रक्षा में और यानी परमाणु तकनीकी, इन सारी परियोजनाओं ने भारत को एक मार्गदर्शन दिया, भारत को गाइड किया इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में. आगे वो बताते हैं एंड बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और सन 2002 में वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने. आगे इसके अंदर लिखा है कि इन हीज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि के पंख, उसके अंदर वो बताते हैं कि ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन, यह चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हुआ है, जिसको भारत के लिए हम द मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं. डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है. इस चैप्टर में वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, अपने परिवार के बारे में बताते हैं, उनका पारिवारिक स्थिति कैसी रही, और वो अपने दोस्तों के बारे में भी बताते हैं. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या वो हमें बताते हैं. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. लेते हैं इसका पहला पैराग्राफ, पैरा नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर वो बताते हैं कि आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, यानी कि वो बताते हैं कि मैं एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार के अंदर जन्मा, यानी कि मेरा जन्म मध्यम वर्गीय तमिल परिवार के अंदर हुआ. इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, यानी कि रामेश्वरम के द्वीप नगर के अंदर. वहाँ पर इस तरीके के द्वीप नगर एक से ज़्यादा थे जहाँ पर एक तमिल फैमिली, मिडिल क्लास तमिल फैमिली रहती थी. उस परिवार में उनका जन्म हुआ. इन द एस्टवाइल मैड्रास स्टेट, यानी कि उस समय के मद्रास राज्य में, जो कि आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है. एस्टवाइल होता है फॉर्मर, यानी कि अब से पहले का जो नाम था उनका मद्रास था, लेकिन अब वहाँ पर उसको बोला जाता है चेन्नई. आगे इसमें लिखा है कि माई फादर जैनुलाब्दीन, मेरे पिताश्री जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना तो उनके पास औपचारिक शिक्षा थी और ना ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन था. डिस्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेज, यानी कि इन सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी ही पोसेस्ड, उनके अंदर था ग्रेट इनेक्ट विजडम, जिनके पास एक जन्मजात अत्यधिक विवेकशीलता का गुण था, एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की सच्ची उदारता का भी गुण था, यानी कि वो जन्म से ही काफ़ी उदार रहे हैं और काफ़ी विवेकशील रहे हैं. आगे इसके अंदर लिखा है ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आश्यमा, यानी वो बताना चाहते हैं कि मेरे पिताजी के पास उनकी मदर के रूप में, उनकी माताजी के रूप में बहुत ही आदर्श सहायिका थी जिनका नाम आश्यमा था. आगे वो कहते हैं कि आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे सटीक संख्या तो याद नहीं है उन लोगों की जिनको मेरी मदर हर रोज़ खाना खिलाती थी. शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात के लिए सटीक हूँ, दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिलीज पुट टुगेदर, यानी कि वे सारे जो लोग थे जिनको मेरी मदर हर रोज़ खाना खिलाती थी, वे इतने लोग थे जितने हमारे परिवार के सारे लोगों को मिलाकर भी नहीं थे, यानी कि वे सभी लोग मेरे परिवार के सभी लोगों से ज़्यादा थे. यानी कि वो बताना चाहते हैं कि उनकी जो मदर थी वो इतने लोगों को हर रोज़ खाना खिलाती थी जिन लोगों की संख्या उनके अपने परिवार के सदस्यों की टोटल संख्या से भी ज़्यादा थी. आगे वो बताना चाहते हैं
पैरा नंबर 2, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, यानी कि मैं अनेक बच्चों में से एक था। आ शॉर्ट बॉय, जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, एक ठिकना बच्चा। विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, यानी कि जिसका नैनक्स ज़्यादा खास नहीं था, वो एक सामान्य दिखने वाला बच्चा था। बॉर्न टू ए टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, जो कि एक लंबे और सुंदर दिखने वाले माता पिता के घर में जन्मा था। आगे वो लिखते हैं कि वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, यानी कि हम अपने पैतृक घर के अंदर रहते थे, यानी कि पूर्वजों के घर के अंदर रहते थे। आगे इसके अंदर लिखा है विच वॉज बिल्ट, जो कि बनाया गया था, जो कि बना था इन द मिडल ऑफ द 19th, यानी कि 19th सेंचुरी के मध्यकाल के अंदर वो बनाया गया था। आगे वो कहते हैं कि इट वॉज फेयरली लार्ज एंड पक्का हाउस, ये नॉर्मली एक बड़ा और पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूने और ईंटों से बनाया हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट द रामेश्वरम, रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी उसके अंदर। आगे वो कहते हैं माई ऑस्टर फादर, यानी कि मेरे साधारण और आत्म संयमी पिता यूज टू अवॉइड, उन सारी चीज़ों को अवॉइड क्या करते थे, उनको हमेशा दूर रखते थे। ऑल अनअसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, यानी कि ऐसी सुख सुविधाओं से जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हावेवर, हालांकि ऑल नेसेसिटीज़, यानी कि हर प्रकार की ज़रूरत का सामान वर प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराया जाता था। फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो खाना हो, मेडिसिन यानी कि वो दवाइयाँ हों, या फिर कपड़े हों। और से वास्तव में मैं ये कहूँगा कि माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, यानी कि मेरा जो बचपन था पूरी तरीके से सुरक्षित था। बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक तरीके से भी और भावनात्मक तरीके से भी, यानी कि मेरे बचपन में हमें वो सारी ज़रूरत का सामान दिया गया था जिनकी हमें आवश्यकता थी। पैरा नंबर 3 इसके अंदर लिखा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि दूसरा संसार का महायुद्ध शुरू हो गया था। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, वे सभी कारण जिनको मैं समझने में हमेशा असमर्थ रहा, यानी कि वे सभी कारण जो कि मुझे कभी भी समझ में नहीं आए। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, यानी कि जो इमली के बीज थे उनकी बाज़ार में अचानक बढ़ती हुई मांग का जो कारण था वो मैं नहीं समझ पा रहा था, यानी कि मैं समझने के योग्य नहीं था। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करता एंड सेल देम टू ए प्रोविज़न शॉप, और वहाँ पर एक परचून की दुकान पर उनको बेच आता। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद की गली में। अ डेज कलेक्शन, यानी कि एक दिन की जो कलेक्शन थी, यानी कि एक दिन में जितने भी बीज वो इकट्ठा करता था, वो कहते हैं कि वुड फेच मी, वो मुझे दिलाते थे द प्राइसली सम ऑफ 1 आना, यानी कि वो मुझे एक आने की इनकम, वो मुझे एक आने की कमाई करा देते, यानी कि वो बताते हैं कि एक दिन में जितने भी बीज वो इकट्ठे करते थे उनसे उनको एक आने की कमाई हो जाती थी। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्राइसली सम वो एक थोड़े बहुत पैसे थे जो कि ठीक ठाक थे उस समय को देखते हुए, कम थे लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे। आगे इसमें लिखा है कि माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, मेरे बहनोई जलालुद्दीन वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो मुझे युद्ध की कहानी सुनाते थे। विच आई वुड अटैम्प्ट टू ट्रेस, जिनको मैं बाद में ढूंढने की कोशिश किया करता था। इन द हेडलाइंस, अखबारों की सुर्खियों में। इन द दिनमणि, यानी कि दिनमणि नाम का वहाँ पर एक न्यूज़पेपर होता था, समाचार पत्र होता था, जिनकी सुर्खियों में, जिनके हेडलाइंस के अंदर वह उन कहानियों को ढूंढने की कोशिश करता था जो कि उसके बहनोई जलालुद्दीन उनको बताते थे। आगे इसके अंदर लिखा है कि आवर एरिया, हमारा क्षेत्र, बीइंग आइसोलेटेड, अलग थलग होने की वजह से, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, युद्ध का वहाँ पर कोई असर नहीं था, युद्ध से पूरी तरीके से वो अप्रभावित था। लेकिन जल्द ही इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्स, यानी कि भारत के मित्र देशों के द्वारा भारत पर दबाव डाला गया था कि वो इस युद्ध में हिस्सा ले। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और वहाँ पर आपातकालीन स्थिति जैसी घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद वो बताते हैं
आगे बताते हैं, द फर्स्ट कैजुअलिटी, पहला जो नुकसान था, केम इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में आया। कौन सा रूप था वो? द सस्पेंस ऑफ द ट्रेन होल्ड, यानी कि जो रेल स्टेशन पर रुका करती थी, रेल के रुकने को बोलते हैं ट्रेन हॉल्ट, तो उसका स्थगन हो गया था, यानी कि उसकी मनाही हो गई थी, उसको सस्पेंड कर दिया था कि अब से बाद में यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहला नुकसान इस युद्ध को वहाँ पर ये रहा। जब राज्य में आपातकालीन की स्थिति की घोषणा कर दी गई थी तो उसका पहला नुकसान था कि ट्रेन को वहाँ पर रुकने से मना कर दिया गया था। कहाँ पर? एट रामेश्वरम स्टेशन पर। आगे इसमें लिखा है, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड। अब उसकी वजह से जो समाचार पत्र थे जो कि पहले आराम से उतारे जाते थे, अब उन समाचार पत्रों को बांध करके एक बंडल बनाया जाता था, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलते ही ट्रेन से उनको फेंका जाता था ऑन द रामेश्वरम रोड के ऊपर। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड था, वहाँ पर उसको चलती हुई ट्रेन से फेंका जाता था। आगे इसके अंदर लिखा है, दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, जिसकी वजह से मेरे जो कज़न थे शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, उनको एक ऐसे हेल्प की ज़रूरत थी, उनको एक साथी की ज़रूरत थी जो कि उनकी सहायता कर सके बंडल को पकड़ने में। एंड एज इफ नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से, आई फिल्ड द स्लॉट, और मैंने वो जगह भर दी, यानी कि मैं उनकी सहायता करने लगा। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की। अर्न माई फर्स्ट वेजेस, मेरे जीवन की पहली मजदूरी कमाने में, यानी कि मेरे जीवन की पहली सचमुच की कमाई करने में उन्होंने मेरी सहायता की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग 50 वर्षों के बाद, लगभग आधी सेंचुरी के बाद भी, आई कैन स्टिल फील, मैं अब भी फील कर सकता हूँ, मुझे वो अब भी फील होता है, द सर्ग ऑफ प्राइड अर्निंग, उस कमाई का गर्व मुझे आज भी फील होता है, यानी कि मैं उस कमाई को एक गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैंने 50 साल पहले जो अपने ब्रदर शमसुद्दीन के साथ अपनी पहली वेजेस को कमाया, भले वो कम थी जो भी थी, लेकिन मुझे आज अगर मैं फ़ील करता हूँ तो मुझे काफ़ी गर्व फील होता है माई ओन मनी, कि वो मेरी अपनी कमाई थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइफ में पहली बार। आगे इसके अंदर लिखा है, पैरा नंबर 4, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, हर बच्चे का जन्म होता है कुछ ना कुछ वंशानुगत क्वालिटीज़ के साथ में, वंशानुगत गुणों के साथ, इनटू ए स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड इमोशनली इन्वायरमेंट, एक विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक एवं भावनात्मक वातावरण में उसका जन्म होता है। आगे इसके अंदर लिखा है कि एंड ट्रेंड, और उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है, इन अ सर्टेन वे, एक ख़ास तरीके से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, कुछ ऐसे लोगों से जो कि उसको पालने के योग्य माने जाते हैं, जो कि कुछ प्रमुख लोग होते हैं, उनके द्वारा उनको विशिष्ट तरीके से, एक ख़ास तरीके से उनका पालन पोषण किया जाता है। तो इसी बारे में बताते हैं कि इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि मुझे ईमानदारी और आत्म अनुशासन मुझे मेरे पिता से मिला, फ्रॉम माई फादर, फिर आगे कहते हैं कि फ्रॉम माई मदर, और माता से, आई इनहेरिटेड फेथ एंड गुडनेस, और वो कहते हैं कि अच्छाई में विश्वास और गहरी करुणा मुझे मेरी माता से प्राप्त हुई। आगे वो कहते हैं कि एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ये सारी बातें मेरे 3 भाई बहन को भी प्राप्त हुई। आगे कहते हैं कि आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 बचपन के क्लोज फ्रेंड्स थे। आगे कहते हैं कि आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ये मेरे 3 दोस्त थे जो कि बहुत ही घनिष्ठ थे। ऑल दीज बॉयज़, ये सभी बच्चे, वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में,
एज चिल्ड्रन बच्चों के रूप में नन ऑफ अस एवर फेल्ट हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया। एज चिल्ड्रन बच्चों के रूप में नन ऑफ अस फेल्ट हमने कभी भी महसूस नहीं किया एनी डिफरेंस कोई अंतर अमंग्स आर सेल्फ हम में बिकॉज ऑफ के कारण ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस यानी कि हमारे धर्मों के अलग अलग होने की वजह से हम बच्चों के रूप में थे तो हमने एक दूसरे में कभी भी कोई अंतरभेद महसूस ही नहीं किया कि हम अलग अलग धर्म और जाति के हैं। एंड अपब्रिंगिंग और हमारी परवरिशों के अलग अलग होने की वजह से भी। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाकसी लक्ष्मण शास्त्री। वास्तव में रामानंद शास्त्री जो थे वो पाकसी लक्ष्मण शास्त्री के सुपुत्र थे, वो उनके बेटे थे, जो कि द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम मंदिर में बहुत ही बड़े पुजारी थे। लेटर और बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड और बाद में वह भी अपने पिता की तरह वहाँ पर पंडित बन गए ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, यानी कि बाद में वो भी अपने पिता की तरह उसी मंदिर में पुजारी बन गए। आगे वो लिखते हैं अरविंदम वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। आगे लिखते हैं कि अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस, अरविंदम एक ऐसे बिजनेस में चले गए ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट यानी कि जिसमें यातायात के साधनों की व्यवस्था होती थी फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो कि वहाँ पर तीर्थ यात्री आते थे उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करने के व्यापार में उसका जो दूसरा फ्रेंड है अरविंदम वो उसमें चला गया। आगे वो लिखते हैं कि एंड शिव प्रकाशन और शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशन जो उसका तीसरा दोस्त था वो रेलवे में जो खाना अरेंज करते हैं उनके ठेकेदार बन गए थे फॉर द साउथर्न रेलवे। पैरा नंबर 5 में कहते हैं कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, यानी कि वहाँ पर एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था श्री सीता कल्याणम। तो उसके दौरान आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, के भी कहते हैं कि हमारे पिता उस वार्षिक सेरेमनी उस वार्षिक उत्सव के लिए नाव का इंतज़ाम करते थे विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक ख़ास तरीके के प्लेटफॉर्म के साथ फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड, जिसमें कि भगवान की मूर्ति को ले जाया जा सके फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से, टू द मैरिज साइट, और वैवाहिक स्थल पर, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, जो कि तालाब के बीचों बीच बनाई गई थी, कॉल्ड रामा तीर्थ, जिसको रामा तीर्थ के नाम से जाना जाता था, विच वॉज नियर आर हाउस, जो कि हमारे घर के नज़दीक थी, जो कि हमारे घर के समीप थी। आगे इसमें लिखा है कि इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा, यानी कि रामायण की घटनाएं, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, और हमारे मोहम्मद पैगंबर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, वर द बेड टाइम स्टोरी, और यह रात को सोते समय जो सुनाई जाने वाली स्टोरी है उसका रूप ले लिया करती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर वो टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, जो कि रात के समय में हमारी माताश्री और हमारी दादी जी बच्चों को सुनाया करती थी। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि रामायण से जुड़ी हुई कहानियाँ और उनके मुस्लिम जो पैगंबर थे उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ वो रात के समय में बच्चों को सोते समय कहानी सुनाने के रूप में प्रयोग की जाती थी। आगे इसमें लिखा है पैरा नंबर 6, वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं 5वीं क्लास में था, एट द रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, ए न्यू टीचर केम, वहाँ पर एक नए अध्यापक आए, टू आवर क्लास, हमारी क्लास में। आई यूज टू वेयर अ कैप, मैं एक टोपी पहना करता था, विच मार्क्ड मी, जो कि मुझे बताया करती थी एज मुस्लिम, कि मैं एक मुस्लिम हूँ, यानी कि वह एक टोपी में पहनता था जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट, और मैं हमेशा बैठता था, इन द फ्रंट रो, बिल्कुल सामने वाली लाइन में, नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री के साथ, हु वर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि एक जनेऊ पहना करता था, जो कि उनका एक पवित्र धागा माना जाता है, वो उसको पहना करता था।
जो नए टीचर थे उनके बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी, वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सके। यहाँ पर लिखा है कुड नॉट स्टमक, यानी कि कुड नॉट टॉलरेट, यानी कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो उसको सहन नहीं कर सके। अ हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी का बेटा, सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ, यानी कि मुसलमान के बच्चे के साथ बैठा हुआ, वो इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग, जैसा कि हमारे समाज के अंदर रैंक बनाए गए हैं कि ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वो टीचर थे वो मैं और मेरे दोस्त, यानी को इस बात को सहन नहीं कर पाए कि मैं और मेरा दोस्त रामानंद शास्त्री साथ साथ बैठे हुए हैं। एज द न्यू टीचर सो इट, जैसा कि उस नए टीचर ने यह देखा, आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया, टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, कि पीछे वाले बेंच पर जा कर के बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, यह सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ। सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, और वो बहुत ही दुखी हो गया और डिप्रेस्ड हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं कि डाउनकास्ट का मतलब सैड और डिप्रेस्ड, उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एज आई शिफ्टेड, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया था, टू माई सीट इन द लास्ट रो, अपनी सीट से पीछे वाली सीट पर मैं शिफ्ट हो गया था, मैं चला गया था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, यानी कि जब उसने अपने दोस्त को रोते हुए देखा, उस दुखी मन से शिफ्टेड, जब मैं चला गया, टू द लास्ट रो, पीछे वाली लाइन पर, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मेरे दोस्त के रोने ने मेरे मन पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, यानी कि उसका रोना मुझे हमेशा याद रहा। पैरा नंबर 7 में कहते हैं कि आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, कि हम घर गए और अपने अपने माता पिता को ये सारी बात कह सुनाई, अबाउट द इंसिडेंट, की जो स्कूल में हुआ, जो कि घटना स्कूल में हुई। लक्ष्मण शास्त्री समन टू द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुला भेजा। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, टीचर को कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि उसको कोई जहर नहीं घोलना चाहिए, ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानताओं का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, यानी कि मासूम और भोले भाले बच्चों के मन में उसको किसी भी तरीके का ये जहर नहीं घोलना चाहिए, जो कि सामाजिक असमानता और सामुदायिक असहनशीलता को दर्शाता है। आगे इसमें लिखा है कि ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उन्होंने कड़े शब्दों में टीचर को कहा, टू ईदर अपोलोजाइज, या तो वो माफ़ी मांगे, और क्विट द स्कूल, या फिर वो स्कूल छोड़ दे, एंड आइसलैंड, और उस द्वीपनगर को भी छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, टीचर को सिर्फ पछतावा ही नहीं हुआ हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार पर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, और जो कड़े शब्द थे जो कि लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा उनको कहे गए थे, यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कन्विक्शन, आ स्ट्रांगली ओपिनियन और बिलीव, यानी जो उनके कठोर शब्दों में उनको बात समझाई गई थी लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा। कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, और उनकी वजह से उस यंग टीचर के अंदर भी परिवर्तन आया, यानी कि वे टीचर भी सुधर गए। आगे इसके अंदर लिखा है, पैरा नंबर 8 कहता है, इन द होल, यानी कि कुल मिलाकर के, द स्मॉल सोसाइटी, एक छोटा सा समाज, ऑफ रामेश्वरम, यानी कि रामेश्वरम का एक छोटा सा समाज, वाज वेरी रिगिड इन टर्म्स ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कि सामाजिकता के असमानता के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था, यानी कि वो इस सामाजिक असमानताओं को बिल्कुल नहीं मानता था। वो नहीं चाहते थे कि उनके छोटे से समाज में कोई सामाजिक असमानता आए। हावेवर, हालांकि, माई साइंस टीचर, मेरे विज्ञान के टीचर, साइंस टीचर, हालांकि मेरे विज्ञान के अध्यापक, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि इनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, यद्यपि वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और इसी तरीके से उनकी पत्नी भी थी जो कि रूढ़िवादी को कंजर्वेटिव तरीके से अपनाती थी, जो कि रूढ़िवादिता से पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। वे भी थोड़े इस सामाजिक असमानताओं के विरोधी थे, वो भी नहीं चाहते थे कि समाज में कोई विभिन्नता रहे।
आगे इसमें लिखा है कि ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने पूरी कोशिश की, टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स यानी कि सामाजिक रुकावटों और अवरोधों को तोड़ने के लिए, सो दैट ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड जो लोग थे वहाँ पर जो अलग अलग संप्रदायों से आते थे, कुड मिंगल ईजिली जो कि आपस में आसानी से घुल मिल सके। आगे इसके अंदर लिखा है कि ही यूज्ड टू स्पेंड, आगे इसके अंदर लिखा है ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, वो घंटों बिताया करते थे, विद मी मेरे साथ, वो मेरे साथ काफ़ी लंबा समय बिताया करते थे, एंड वुड से और कहते थे, कलाम आई वॉन्ट, कलाम मैं चाहता हूँ, यू टू डेवलप कि तुम विकास करो, तुम आगे बढ़ो, सो दैट ताकि यू आर ऑन पार, ताकि तुम भी उन बच्चों के जैसा बनो, ताकि तुम भी उनके समान बनो, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के जैसे बनो, ऑफ द बिग सिटीज़ जो कि बड़े शहरों के लोग होते हैं। वो हमेशा मुझे आगे पढ़ने और बढ़ने के लिए कहा करते थे। आगे इसके अंदर लिखा है वन डे, एक दिन की बात है, इन्वाइटेड मी टू हिज होम, उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, निमंत्रित किया, फॉर ए मील, खाने पर उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिबल एट दिस आइडिया, और इस बात से उनकी जो पत्नी थी पूरी तरीके से भयभीत थी, यहाँ पर हॉरिफाइड होता है भयभीत, ऑफ वो क्यों भयभीत थी, आगे इसमें लिखा है द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड, एक मुस्लिम बच्चे को घर पर बुलाने के आइडिया से वो काफ़ी तरीके से भयभीत थी, टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन, और वो कहती थी कि भाई एक मुस्लिम बच्चा हमारे घर में आकर के हमारे किचन में खाना खाएगा, इस बात को लेकर के वो काफ़ी डरी हुई थी। शी रिफ्यूज मी टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मुझे अपने किचन में खाना खिलाने से मना कर दिया। वॉज नॉट परटर्ब्ड, वो नाराज़ नहीं हुए, नॉट डिड ही गेट एंग्री, और ना ही उनको गुस्सा आया, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के ऊपर, बट इंस्टेड, बजाय इसके, सर्व मी विद हिज ओन हैंड, और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे ही बगल में वो बैठ गए, टू ईट हिज मील, और अपना खाना खाने के लिए मेरे बगल में ही बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस, उनके वाइफ ने हमें देखा, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन डोर के पीछे से उसके वाइफ ने हमें देखा। आई वंडर्ड, मैं हैरान था, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड, कि उन्होंने यह ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये महसूस किया था, एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, कि मतलब मैंने किस तरीके से खाना खाया, किस तरीके से पानी पिया, और खाना खाने के बाद मैंने किस तरीके से फ्लोर को साफ़ किया। क्या उनकी वाइफ ने मेरे अंदर ये चीज़ महसूस की थी, इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी वंडर हूँ, मुझे हैरानी है। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, फिर से उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इनवाइट मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन, शाम के खाने के लिए फिर से उन्होंने मुझे इनवाइट किया, द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताहांत पर। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मैं थोड़ा हेजिटेट था, मुझे कुछ हिचकिचाहट हो रही थी, इस चीज़ को देखते हुए ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, कि तुम बिल्कुल भी दुखी ना हो, और आगे उन्होंने कहा कि सेइंग, यह कहते हुए वो आगे बोलते हैं कि वंस यू डिसाइड टू चेंज, जब आप एक बार कुछ परिवर्तन लाने के बारे में निर्णय करते हो, द सिस्टम, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे परेशान ना होने के बारे में कहा, और आगे कहते हैं सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप किसी भी प्रथा को परिवर्तन करने का निर्णय लेते हो, जब आप किसी भी प्रथा को बदलने का डिसाइड करते हो, डिसाइड करने यानी कि निर्णय लेना, जब आप कोई निश्चय कर लेते हो कि आप किसी प्रथा को बदलना चाहते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंट, तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनका तो सामना आपको करना ही पड़ेगा। आगे वो कहते हैं कि व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उनके घर पर पहुंचा, द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, उनकी जो वाइफ थी, टुक मी इनसाइड हर किचन, वो मुझे अपने किचन के अंदर ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड विद हिज,
एंड सर्व मी फूड विद हर ऑन हैंड, और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। पैरा नंबर 10 में वो बताते हैं कि देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और भारत की आज़ादी एक निश्चित तौर पर पहुंच गई थी। एंड आगे इसमें लिखा है कि इंडियंस विल बिल्ड, भारतीय बनाएंगे देयर ओन इंडिया, अपना भारत, यानी कि भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने उस समय यह घोषणा कर दी थी। पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था, यानी कि पूरे देश में एक अभूतपूर्व आशा की लहर छा गई थी। आगे इसके अंदर लिखा है आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन, मैंने अपने पिता से परमिशन ली, टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम से बाहर जाने की, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर, और वहाँ के जिला मुख्यालय में पढ़ने की मैंने अपने पिता से मांग की। पैरा नंबर 11 आगे वो कहते हैं कि ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। आगे वो कहते हैं कि मानो कि जोर से सोचते हुए उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा लगता है कि शायद वो भी यही सोच रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल आई नो, अब्दुल मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें आगे उन्नति करने के लिए जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, अकेला और किसी घोंसले के बिना, यानी कि अकेला और किसी सहारे के बिना। ही कोटेड खालिद जिब्रन टू माई हेजिटेटेड मदर, और उस समय मेरी माताजी जो हेजिटेट हो रही थी मुझे दूर भेजने के लिए, उन्होंने खालिद जिब्रन के द्वारा कहे हुए कुछ शब्दों को मेरी माता को सुनाया। वह क्या थे? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ बिलोंगिंग इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू, वो आपके माध्यम से आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो आपसे नहीं आते। यू मे गिव देम योर लव, आप उन्हें अपना स्नेह, अपना प्रेम दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार उनको नहीं दे सकते। फॉर, क्योंकि दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद। आई होप आपने ये सारी बातें ध्यान से सुनी होगी और चैप्टर को समझने की कोशिश की होगी। अब आप इस चैप्टर को अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, और इस चैप्टर में बताए गए, हमारी क्लास के अंदर इस चैप्टर में बताए हुए सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये चैप्टर कैसे लगा, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, आपको ये चैप्टर कितने समझ में आ रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू लेक्चर। टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।